Good afternoon, students. Welcome to CoachUp IAS e-learning platform. I am Amit Kumar Shukla, faculty at CoachUp IAS. आज से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग करंट के इश्यूज डिस्कस करेंगे। करंट के इश्यूज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आज का लेक्चर पहला लेक्चर है, तो आपकी उत्सुकता और आपको जो बातें जाननी चाहिए उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत ही एक बर्निंग इशू जैसे कि इंडो चाइना फेस ऑफ, इंडो चाइना फेस ऑफ से संबंधित है। को डिस्कस करेंगे और कल से ऑनवर्ड, कल से हम लोग एक सप्ताह की क्लास एक दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी पूरी मई की क्लासेस आपके 4 लेक्चर में कवर हो जाएंगी और इसी तरह से हर महीने आगे चलता रहेगा। तो चूंकि आज पहला क्लास है तो हम आपकी उत्सुकता को देखते हुए ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस टॉपिक को पढ़ने और समझने के बाद एक सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट होने के नाते आपको जिन प्रश्नों की समझ विकसित होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए, वो हो पाएगा। और जब आप अपने दोस्तों यारों, दोस्तों मित्रों, अपने कलीग्स के साथ जब आप इन टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे तो आपका जो नॉलेज इनरिचमेंट होगा इस टॉपिक को पढ़ने समझने के बाद, वो आपकी उसमें भी परिलक्षित होगा और आप जो एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ इंडो चाइना फेस ऑफ, भारत चीन गतिरोध। तो हमारा आज का टॉपिक है इंडो चाइना फेस ऑफ। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में, हमारे डिप्लोमेसी में पास्ट में क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, पास्ट में क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, कहाँ पे हमने इम्प्रूवमेंट किया है पिछले के समय की तुलना में, कहाँ भी हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और वर्तमान सरकार ने कहाँ कहाँ अच्छा किया है और कहाँ पे सुधार हो सकता है, इन पॉइंट्स को भी समझेंगे। तो हम लोग इंडो चाइना फेस ऑफ 1962 से प्रारंभ करके और आज तक के जो घटनाक्रम हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, समझते हैं कि 1962 में हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या था। 1962 में हमारे साथ प्रॉब्लम ये था कि हमने ये चीज़ नहीं रियलाइज़ की कि हमको 2 फ्रंट में लड़ना था। पहला इशू क्या था, हमारी जो तैयारी थी वो 2 फ्रंट की नहीं थी, हमारी तैयारी 2 फ्रंट की नहीं थी। तो यहाँ पे हमारा 2 फ्रंट से मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे कि एक हमारे लिए चुनौती का सबब कौन है, पाकिस्तान, और दूसरी तरफ हमारे लिए चुनौती का सबब कौन है, चाइना। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, इसलिए भारत की विदेश नीति में ये माना जाता रहा कि हमारे लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो पाकिस्तान है और यहाँ पर हमने चाइना से मिलने वाले थ्रेट को, वहाँ से जो हमको मुसीबतें मिल सकती थी उसको हमने नज़रअंदाज किया। अब जब मैं कहता हूँ कि नज़रअंदाज किया तो इस शब्द का अर्थ क्या है, तो एक बात आपको ध्यान रखना है, सिविल सर्विसेज में आप जो बोलते हैं उसका वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वैधानिकता बहुत ज़रूरी है। कि जब आपने कहा कि आपने नज़रअंदाज किया तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने नज़रअंदाज किस सेंस में कहा। तो हमें ये समझना पड़ेगा 1950 के दशक में चाइना ने तिब्बत का विलय किया, अधिग्रहण कर लिया। तो देखिए, आप क्या समझना है यहाँ पे कि 1950 वह समय है जब चाइना ने तिब्बत का विलय किया और भारत सरकार ने इसमें कोई कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। नंबर 2, जिस तरह से उसने इंडो चाइना, जिस तरह से उसने अक्साई चिन, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना दावा किया, उनको भी प्रतिक्रिया में बहुत कड़े संदेश में प्रतिक्रिया नहीं दी गई। तो उनका जो रिएक्शन था इंडियन गवर्नमेंट का वो बहुत साउंड नहीं था।
जिससे एक मैसेज क्या गया, एक मैसेज ये गया कि चाइना अपना एग्रेशन दिखा रहा था। दुनिया के अन्य देशों के साथ उसका जो बाउंड्री सेटलमेंट था उसमें उसका टेम्परामेंट क्या था, हमने इसका अध्ययन क्यों नहीं किया। अगर आप इसको इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहें तो ऐसे समझिए कि विदेशी कंपनियों को तत्कालीन जो भारतीय शासक थे उसको मात्र वो एक औद्योगिक कंपनी समझते रहे। अगर उन्होंने वैश्विक रूप से कंपनी के चरित्र का अध्ययन किया होता तो वो समझ जाते कि ये महज कंपनी नहीं है, ये पश्चिमी देशों के विस्तारवादी नीति का एक छोटा सा उपकरण मात्र है। उसको ऐसे भी देखना चाहिए था, लेकिन चूंकि दुनिया के बारे में उनकी अपूर्ण समझ ने उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को महज एक कंपनी के दृष्टिकोण से देखा। ऐसे इसी संदर्भ में हम ये समझ सकते हैं कि दुनिया के अन्य देशों के साथ चीन का जो रवैया था हमने उसको उस नज़रिए से नहीं देखा, अदरवाइज हम चाइना को लेके एक साउंड वे पे अपनी पॉलिसी बना सकते थे। तो हुआ क्या, हुआ ये कि नेहरू गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को अपना मेन थ्रेट माना और चाइना को यहाँ पे साइड कर दिया कि हमारे लिए मेन थ्रेट नहीं है। सो हुआ ये कि 1962 की लड़ाई में, हालांकि वो लड़ाई पीछे से की गई थी, चुपके से की गई थी, हमारी तैयारियां उतनी अच्छी नहीं हो पाई इस वजह से, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था वो भी इतना अच्छा नहीं था। परिणामतः हमने अक्साई चीन खोया और एक बहुत अपमानजनक संधि हमें करनी पड़ी और अक्साई चीन हमें खोना पड़ा। अब तो ये हो गई कि हमें 1962 में गलतियाँ क्या थी। तो 1962 की अगर आप गलती समझना चाहें तो उस गलती में क्या समझ सकते हैं कि चाइना के बारे में आपने सही से एनालाइज नहीं किया, अध्ययन नहीं किया कि चाइना आपके लिए एक थ्रेट है। ठीक, अब बात आती है कि फिर इसमें कोर्स करेक्शन क्या हुआ। तो अब आप लोग 1962 से आगे आ जाते हैं और 1962 के आगे जब हम लोग आते हैं तो फिर 1971 का वाक़या, हालांकि 1965 में भी युद्ध हुआ, लेकिन अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर, 1971। 1971 वो ईयर है जब बांग्लादेश का जन्म होता है। पश्चिमी पाकिस्तान, इसका जेनेसिस कहाँ पर है, पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे शासक पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आजकल हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, एक स्वतंत्र देश है, यहाँ के लोगों के साथ में अतिक्रमण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। इससे पीड़ित होकर वहाँ पे बांग्लादेश मुक्त वाहिनी नाम से एक सेना बनाई गई। तो पावर किसके हाथ में था, वेस्टर्न पाकिस्तान, और एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा था, ईस्टर्न पाकिस्तान। ईस्टर्न पाकिस्तान। इसके जवाब में क्या हुआ, बांग्लादेश मुक्त वाहिनी। यहां पे आपको एक समझना पड़ेगा, बांग्लादेश मुक्त वाहिनी, बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी, राइट। सो अब ये लोग कुछ और, इनको हथियार, ट्रेनिंग, पैसा इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, ट्रेनिंग इनको इंडियन आर्मी ने दी, और ऐसा भी कहा जाता है कि इंडियन आर्मी के लोग ही अपने आप को मुस्लिम्स की ड्रेसेस में करके और बांग्लादेश मुक्त वाहिनी के नाम से वहाँ पे अपने ऑपरेशन चला रहे थे। सो हुआ ये कि 1971 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इस थ्रेट को भांप लिया था क्योंकि पास्ट में ये गलती हो चुकी थी। तो हुआ ये कि 1971 का वो वक्त है जब कोल्ड वार भी चल रहा था। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और उनके जो होम सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं हेनरी किसिंजर, तो यहाँ पे इनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि हमें यहाँ 1971 में इंदिरा गांधी ने समझ लिया था कि ये समस्या सिर्फ हमारी पाकिस्तान के साथ नहीं है, यहाँ पे समस्या हमको तीन लोगों से है। कौन कौन, एक हमको लड़ना है एक फ्रंट पे पाकिस्तान से, दूसरे फ्रंट पे हमें लड़ना पड़ेगा चाइना से, और इनडायरेक्टली हमें लड़ना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। क्योंकि उस समय के जो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, और उनके जो एनएसए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर, उनकी विदेश नीति का सबसे अहम हिस्सा ये था
कि किस तरह से पाकिस्तान को अपने प्रभाव में रखा जाए, चीन को अपने प्रभाव में रखा जाए, ताकि रूस को कमज़ोर किया जा सके। इस थ्रेट को भांपते हुए इंदिरा गांधी, इनकी एक्सिस को भांपते हुए, तीनों के बीच में जो धुरी बन रही थी, इसको भांपते हुए इंदिरा गांधी ने रसिया का विजिट किया। तो आप इसको कोरिलेट करते रहिएगा कि हमें उन्होंने एनालाइज कर लिया कि यहाँ पे 1962 में जो गलती हुई थी कि हमने पाकिस्तान को अपना थ्रेट समझा था, जबकि थ्रेट हमारा पाकिस्तान से बड़ा चाइना निकला। तो हम ये समझ गए थे एक कदम आगे बढ़ के कि अब हमारे लिए थ्रेट पाकिस्तान नहीं है, भले ये प्रॉब्लम की शुरुआत पाकिस्तान से हुई है, ये थ्रेट पाकिस्तान है, थ्रेट चाइना है, और इनडायरेक्टली ये थ्रेट कौन सा है? अमेरिका है। बार बार मैं कह रहा हूं आपको ये नहीं भूलना है कि ये कोल्ड वार का हिस्सा है और अमेरिका रूस को कमज़ोर करने के लिए किसी भी कीमत पे जा सकता है। तो क्या किया गया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग आगे आते हैं। इंदिरा गांधी रूस का दौरा करती हैं और रूस के दौरे से उन्होंने जो एक पुख्ता चीज़ हासिल की वो क्या थी, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी विजिट रशिया। इस विजिट में क्या हासिल हुआ? ट्रीटी ऑफ, इसमें एक ट्रीटी साइन की गई, एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। क्या किया गया? एक ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जिसका अभिप्राय ये था, जिसका अर्थ ये था कि अगर कोई खतरा भारत सरकार के ऊपर आता है या अगर कोई खतरा रूस के ऊपर आता है तो हम उसे व्यक्तिगत या मित्रवत ढंग से उस समस्या का समाधान करेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इंश्योरेंस जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट है, उन्होंने इंश्योर कर दिया इंडिया को कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो रशिया विल टेक केयर ऑफ, रशिया हमारी सहायता करेगा। और ये सही भी निकला। जब एक तरफ से चाइना का दबाव, एक तरफ से चीन का दबाव और भारत पर दबाव बढ़ाते हुए अमेरिका ने क्या किया, आपको समझना पड़ेगा। अमेरिका ने क्या किया, तो हमें तीन पक्षों से यहाँ पे मुकाबला करना है। एक है पाकिस्तान, दूसरा है चाइना और तीसरा कौन सा है? यूएस। यूएस ने क्या किया, इनका जो सबसे मजबूत नेवल बेड़ा माना जाता है 7th नेवल फ्लीट। कौन सा? 7th नेवल फ्लीट। इनकी जो नौसेना का 7वां बेड़ा है, इन्होंने क्या किया, बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना कर दिया कि भारत या तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा मान ले, पाकिस्तान के साथ समझौता कर ले, अन्यथा अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार है। अब भारत उस समय इस स्थिति में नहीं था कि अमेरिका जैसे पावर से लड़ सकता था, लेकिन ये दूरदर्शिता कही जाएगी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की कि उन्होंने जो 1971 में जो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन किया था, उसके कारण रसिया आ गया। तो रसिया ने काउंटर किया इसको और अमेरिका से मुकाबले के लिए अपनी सेना को तैयार रहने को कहा और डायरेक्ट मैसेज दे दिया गया यूएस को कि अगर आपको इंडिया से लड़ना है तो पहले आपको रसिया से भी लड़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अमेरिका की बुद्धिमानी देखिए, वो चाहता है कि चाइना और पाकिस्तान हमारे ग्रुप में रहें, हमारे पोल में रहें, लेकिन इसके लिए भी एक कीमत है। लेकिन इसके लिए ये कीमत नहीं है कि अमेरिका खुद को युद्ध के माहौल में झोंक देगा। उसने बुद्धिमानी दिखाते हुए क्या किया कि बायकॉट यहाँ से कर लिया और एक बैक चैनल से डिप्लोमेटिक प्रेशर के आधार पे ये तय हुआ कि फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ में शांति समझौते किए और समस्या का समाधान हुआ। तो अब देखिए कोर्स करेक्शन हो गया। चाइना थ्रेट था, ये 1962 में नहीं समझा गया। चाइना थ्रेट है, ये कहाँ समझ लिया गया? ये 1971 में समझ लिया गया। अब समझने वाली बात यह है कि 1962, 1965
फिर चाइना के साथ में एक युद्ध लड़ा गया 1967, जिसकी चर्चा ज़्यादा इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो चाइना हारा था, तो वर्ल्ड मीडिया में उसको इतना प्रसारित नहीं किया गया। ऐसा कहा जाता है कि चाइना कई बिलियन डॉलर वर्ल्ड मीडिया पे खर्च करता है अपनी चीज़ों की पॉपुलराइज करने के लिए, तो जहाँ पे उसकी डिफीट होगी, ड्रॉबैक होगा, उसकी चर्चा बहुत कम होगी। 1967 में भी भारत के साथ चीन की एक झड़प हुई जिसमें चीन बहुत बुरी तरह पराजित हुआ। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि चाइना लगातार ये सब चीज़ें करता रहता है। तो आज वो 4 किलोमीटर अंदर आ गया है, फिर आप उसमें बहुत मेहनतें करेंगे और बैठकों का दौर जारी रहेगा, फिर वो 4 किलोमीटर पीछे चला जाएगा। तो इससे वो क्या कर रहा है? इससे कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज आपने डायलॉग कर लिया, वो पीछे चला गया, वो कल को फिर आ जाएगा। तो जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा पूर्ण रूप से, ये समस्या बार बार सतह पे आएगी और आपको बार बार ऐसा करना पड़ेगा कि आपको मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका रूट कॉज क्या है, क्यों ये चीज़ें बार बार हो रही हैं। जब तक रूट कॉज को नहीं समझा जाएगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। रूट कॉज क्या है ये समझिए। रूट कॉज ऑफ द इशू, रूट कॉज ऑफ द इशू। रिलेटेड टू चाइना क्या है? तो हमें चाइना के चरित्र को समझना पड़ेगा, चाइना के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं हमको वो समझना पड़ेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ द चाइना, चाइना के मनसा क्या है, वो चाहता क्या है। जब तक हम उसका निराकरण नहीं करेंगे, ये इंडिया चाइना फेस ऑफ ये हमेशा होता रहेगा। सो हमें क्या करना है, हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स समझने हैं। क्यों इनकर्जन कर रहा है, क्यों घुसपैठ कर रहा है, उसके रीज़न है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये समझिए आप। पहला ऑब्जेक्टिव, फ्रीक्वेंट इनकर्जन। क्यों करता है ये, लगातार घुसपैठ क्यों करता है? उसका रीज़न है दुनिया को ये शो कराना कि भारत उतना सक्षम नहीं है कि हमारे इनकर्जन को बहुत एग्रेसिवली मैनेज करे। कि हमने जो घुसपैठ की है, हम ये घुसपैठ करेंगे, हमको पता है इसके बाद बैठकों का दौर जारी होगा और भारत हमसे कहेगा कि आप 4 किलोमीटर अंदर आए थे, आप 4 किलोमीटर पीछे चले जाइए। लेकिन जब भारत की जो सेना है वो अपने दायरे में थी, तो अगर कोई देश घुसपैठ कर रहा है, तो अगर भारत ये मैसेज देता कि विद इन 1 डेज, विद इन 24 आवर, विद इन 5 आवर अगर आपकी सेना वापस नहीं होती है तो हम शूट डाउन कर देंगे, हम मार देंगे, हम सेना को गोली चलाने का आदेश दे देंगे, हम वार मोड पे खुद को एक्टिव कर लेंगे। अगर जब आप ये मैसेज देते हैं तब ये दिखाता है कि आप में पोटेंशियल है, आप अपने इंटीग्रिटी को बचाने के लिए किसी भी कीमत पे जा सकते हैं। और अगर घुसपैठ के बाद आप नेगोशिएशन के टेबल पे बैठ रहे हैं, आप सलाह मशविरा कर रहे हैं कि साहब आप आए थे, आप चले जाइए, तो इससे आपकी जो अक्षमता है वही जाहिर हो रही है। तो शो द वर्ल्ड, क्या शो करना है? इंडियाज इनकॉम्पिटेंस। लगातार घुसपैठ करने के बाद भारत के द्वारा ये कहना कि आप
निगोशिएशन के टेबल पर बैठिए और आप जो पुराना स्टेटस था उसको मेंटेन करिए और आप चले जाइए। होना ये चाहिए था। आप लगातार इनकर्जन कर रहे हैं। एक बार हम आपको वार्निंग दे चुके थे कि दोबारा नहीं करिएगा। दोबारा इनकर्जन अगर आप करते हैं तो हम सीधे वार मोड पे अपनी सेना को ऑन कर देंगे और आपके सैनिकों को अगर अपने सीमा के अंदर पाते हैं तो उनको हताहत कर देंगे, मार देंगे। तो ये आपकी कॉम्पिटेंस को शो करेगा। तो इनकर्जन करने का उद्देश्य उसका ये नहीं है कि वो आपकी टेरिटरी पे भी कब्जा कर ले रहा है। मे भी अगर आपका रिस्पांस बहुत न्यूट्रल रहेगा, आप बहुत ही दबे स्वर में कहेंगे वापस जाने को, तो उसका हौसला बढ़ जाएगा। इससे आपकी वो मनसा, आपका पोटेंशियल समझता है। तो पहली चीज़ ये कि एक उसका ऑब्जेक्टिव है कि दुनिया को ये दिखाना कि भारत इतना सक्षम नहीं है कि बहुत कड़े लहजे में चाइना से बात कर पाए। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रीक्वेंट इनकर्जन वो क्यों करता है, राइट। दूसरा, क्या आपने एक इंग्लिश में एक कहावत सुनी होगी, कीप द डेविल बिजी। जो आपका दुश्मन है आप उसको एन केन प्रकारेण बिजी रखिए, राइट। उसको छोटे छोटे इशूज़ में व्यस्त रखिए ताकि वो डेवलपमेंट के काम पे इतना एक्टिव ना हो पाए, राइट। तो हम दूसरा कह सकते हैं कीप द डेविल बिजी। दूसरा जो उनका उद्देश्य है वो क्या है, कीप द डेविल बिजी। यहाँ पे डेविल जो वर्ड है वो चाइना भारत के लिए यूज कर रहा है कि हम भारत को छोटे छोटे मसलों में उलझाए रहेंगे और जो बड़े उद्देश्य हैं, डेवलपमेंट का है, वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर बनना है, वर्ल्ड सुपर पावर बनना है, टेक्नोलॉजी में दुनिया में महारत हासिल करना है, वगैरह वगैरह जो इश्यूज़ हैं, इनमें हम भारत को ध्यान ही नहीं इधर जाने देंगे। तीसरा दुनिया में ये शो करना कि अब दुनिया यूनिपोलर नहीं है। क्या? टू शो द वर्ल्ड। क्या शो करना है? टू शो द वर्ल्ड टू शो द वर्ल्ड क्या शो करना है? वर्ल्ड इज नॉट यूनिपोलर। वर्ल्ड इज नॉट यूनिपोलर। इसका अर्थ क्या है कि दुनिया एक ध्रुवीय नहीं है। ये सबके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो जब हम ये कहते हैं कि दुनिया एक ध्रुवीय नहीं है, इसका मतलब पूरे विश्व में सत्ता का एकमात्र केंद्र बिंदु अमेरिका नहीं है। हम भी प्रिवेल करते हैं, हमारा भी इम्पोर्टेंस है और दुनिया में अपनी प्रेजेंस को दर्शाने के लिए ये एक माध्यम है कि वो कभी साउथ चाइना सी में एग्रेशन दिखाता है, कभी वो भारत के साथ बाउंड्री सेटलमेंट को लेकर एग्रेशन दिखाता है, कभी वो जापान के साथ बाउंड्री सेटलमेंट को एग्रेशन दिखाता है, कभी वो रसिया के साथ दिखाता है, कभी वियतनाम के साथ दिखाता है, कभी फिलीपींस के साथ दिखाता है। और तो और बात, उसके सो कॉल्ड फ्रेंड, ऐसा भी न्यूज़ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि नेपाल की भी उसने ज़मीन को हड़प ली है। ये बात अलग है कि उनके जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं केपी ओली, वो भारत विरोध में उनको कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये जो घटनाएं हैं उसमें क्या है कि उसकी विस्तारवादी नीति जैसा बड़ा उद्देश्य तो छिपा ही है, लेकिन उसके पीछे का एजेंडा ये है कि ये वाक़ये हम इसलिए भी कर रहे हैं कि दुनिया हमको रिकॉग्नाइज करे, हमारा इम्पोर्टेंस है। और यूएसएसआर, सोवियत संघ के विघटन के बाद, जैसा एक पोल रशिया हुआ करता था, एक पोल अमेरिका हुआ करता था, 1991 के बाद दुनिया एक ध्रुवी हो गई और वो सत्ता किसके हाथ में थी? वो यूएस के हाथ में थी। तो दुनिया को चाइना ये जाहिर कर रहा है कि फिर से दुनिया द्विध्रुवी हो गई है। अगर एक ध्रुव अमेरिका है तो दूसरा ध्रुव कौन है? चाइना है। ये तो हमने 3 अभी तक ऑब्जेक्टिव्स क्लियर किए। फ्रीक्वेंट इनकर्जन टू शो द वर्ल्ड इंडियाज इनकॉम्पिटेंस। दूसरा, कीप द डेविल बिजी। भारत को छोटे छोटे मसलों में बिजी रखो ताकि वो बड़े उद्देश्य पूरे ही ना कर पाए। तीसरा, टू शो द वर्ल्ड दैट वर्ल्ड इज नॉट यूनिपोलर। जब यूनिपोलर नहीं है तो फिर क्या है? बाईपोलर है। एक उसमें पोल ध्रुव यूएस है और दूसरा जो पोल है वो कौन है? चाइना है। और जो चौथा इसका उद्देश्य है
कि जब आप में सामर्थ्य होगी तो आपका जो इन्फ्लुएंस होता है वो इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। जब आपका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा तो आप अपने उसी इन्फ्लुएंस का यूज करते हुए जब आप दूसरों को परेशान कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, और दूसरे निगोशिएशन से अपने मसले आपसे सेटल कर रहे हैं, इससे एक चीज़ तो जाहिर हो गई कि दूसरा आप पे हमला करने का सोचेगा ही नहीं, क्योंकि आपने जो हमला किया वो उन्हीं को सेटल करने में व्यस्त है। तो आपके पास टाइम रहेगा कि आप अपने इकोनॉमिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करो। तो उनका जो सुपरमैसी जो चाइना की है, तो इकोनॉमिकल सुपर पावर बनना। और चाइना के बारे में एक वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है कि वो अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के लिए एक डिप्लोमेसी यूज करता है जिसको कहा जाता है चेकबुक डिप्लोमेसी। तो देखिए, हम रूट आप पढ़ रहे थे, रूट कॉज ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू चाइना। उसमें हमने कहा कि अगर हमको इसका एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में, बड़े संदर्भ में समझना है तो हमें 4 उसके जो बड़े उद्देश्य हैं वो समझना पड़ेगा। फ्रीक्वेंट इनकर्जन, लगातार घुसपैठ, कीप द डेविल बिजी, शैतान को व्यस्त रखो, टू शो द वर्ल्ड दैट द वर्ल्ड इज नॉट यूनिपोलर बट इट इज़ बाईपोलर, दुनिया को ये जाहिर करना कि दुनिया एक ध्रुवी नहीं है, ये द्विध्रुवी है। द्विध्रुवी का अर्थ है अगर एक सत्ता का केंद्र बिंदु यूएस है तो दूसरा सत्ता का केंद्र बिंदु कौन है? चाइना है। एंड चौथा ऑब्जेक्टिव है चाइना का ये उद्देश्य कि वो एक इकोनॉमिकल सुपर पावर बने, राइट। तो इकोनॉमिकल सुपर पावर के अंतर्गत हम लोग एक और पॉइंट समझेंगे, वो ये है कि चाइना छोटे छोटे देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक डिप्लोमेसी का सहारा लेता है। और डिप्लोमेसी का वो सहारा वो क्या है ये आप समझिए। तो इसको बोलते हैं चेकबुक डिप्लोमेसी। क्या बोलते हैं? चेकबुक डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये समझिए, मान लीजिए ये छोटे छोटे देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, जैसे कि श्रीलंका है, जैसे कि मालदीव है, जैसे कि नेपाल है, एटसेट्रा। हम भारत के पड़ोसियों के संदर्भ में समझ रहे हैं इसको। इनको, ये चूंकि ऑल सभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनको अपने विकास के लिए बहुत पैसे की जरूरत है। चाइना इकोनॉमिक रूप से सुपर पावर बन चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अपने वो इकोनॉमिकल सुपरमैसी का यूज यहाँ पे कैसे कर रहा है? इन्होंने कहा कि हमें $5 बिलियन चाहिए। कितना? $5 बिलियन आप हमें कर्ज दे दिए। जब ये वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, जब ये IMF के पास जाते हैं, जब ये अदर जो इंस्टीट्यूशंस उनके पास जाते हैं, तो उनको बहुत सारे इश्यूज़ बताए जाते हैं कि आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, आपने को जो पिछला बकाया था वो पहले क्लियर करिए, और वगैरह वगैरह जो भी हो। उनको पैसे इतने नहीं मिल पाते हैं। ये रियलिटी भी है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में भेदभाव हमेशा होता आया है और होता रहेगा। तब वो अपने अल्टरनेटिव के रूप में चाइना के पास गया और उसने कहा कि हमें अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने कहा, तो उन्होंने पूछा कितना चाहिए? इन्होंने कहा $5 बिलियन चाहिए। उन्होंने कहा आप 10 ले लीजिए। आप सोचिए ज़रा, जब ये $5 बिलियन के कर्ज के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक जाते हैं, $1 बिलियन भी नहीं मिलता और ऊपर से इनको 4 बातें अलग से सुनाई जाती हैं। जब ये चाइना के पास जाते हैं, ये कहते हैं हमको $5 बिलियन चाहिए, चाइना कहेगा $10 बिलियन ले लीजिए। इसी तरह से श्रीलंका ने कहा हमको $2 बिलियन चाहिए, इन्होंने कहा $5 बिलियन ले लीजिए। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि एक विस्तारवादी देश जो लगभग दुनिया के हर देश से लड़ने को आमदा है, वो इतना दयालु कैसे हो गया कि $5 बिलियन की डिमांड पे $10 बिलियन दे रहा है, कि वो $2 बिलियन की डिमांड पे $5 बिलियन दे रहा है। तो इसके पीछे की मंशा क्या होगी? अभी वो क्या कर रहा है, इनको अपने ऊपर निर्भर बना ले रहा है। यही वो मालदीव के साथ में कर रहा है, यही वो नेपाल के साथ कर रहा है। और एक जब वक्त बीतता जाएगा
ये इसके डेट ट्रैप में, इनके कर्ज के जाल में जब फंसते जाएंगे, तब जब समझेगा कि सबसे नाजुक समय कौन सा है, कहेगा मूलधन सहित हमारा, ब्याज सहित हमारा मूलधन वापस करिए, कि हमने आपको जो कैपिटल दिया था, वो तो जो मनी हमने दी थी वो तो हमको वापस ही करिए, और जो कर्ज है वो ब्याज जो है वो ब्याज सहित वापस करिए। इनकी हालत तो पहले से ही खराब है, तो कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, तो कहेगा नहीं आपके पास पैसा है, तो उसने कहा नहीं हमारे पास पैसा नहीं है। तब चाइना कहेगा कि आपको नज़र नहीं आ रहा आपके पास पैसा तो बहुत है। तो उन्होंने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा आपका जो ग्वादर पोर्ट है ये हमारे हवाले क्यों नहीं कर देते हैं। श्रीलंका से कहा आपका जो पोर्ट है ये आप हमारे हवाले क्यों नहीं कर देते हैं। मैं उसका नाम जस्ट मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, अभी आगे मैं बता दूंगा। जैसे पाकिस्तान से कहा कि आप ग्वादर पोर्ट हमारे हवाले करिए, इनसे कहा आप हम्बनटोटा हमारे हवाले करिए। इसी तरह मालदीव में उसने दबाव बनवा के वहाँ की संसद में नियम पारित करवा दिया कि वहाँ की सरकार अपनी राष्ट्रीय प्रॉपर्टी को किसी थर्ड कंट्री को बेच सकती है। तो यहाँ से देखिए इनके जो स्ट्रेटेजिक प्लेसेस हैं मालदीव के, उनको उसने वहाँ की संसद में कानून पारित करवा दिया कि जब मालदीव सरकार कुछ से चाहेगी वो उनसे एक प्रॉपर चैनल का यूज करके उनसे ज़मीन एक्वायर कर लेगी। तो मालदीव से क्या करेगी, ज़मीन, और ज़मीन कैसी, रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक, जिसका इंपॉर्टेंट होगा, रणनीतिक ज़मीन। पाकिस्तान के साथ में क्या किया इसने, पाकिस्तान के साथ में किया ग्वादर पोर्ट। श्रीलंका के साथ में इसने क्या किया, श्रीलंका के साथ में क्या किया, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं स्पष्टता के लिए, हम्बनटोटा पोर्ट। इसी तरह से नेपाल के साथ में। तो अभी क्या हो रहा है, उसने चेक काट के दे दिया, यही उसकी डिप्लोमेसी है कि इनको अपने चेक काटो, $5 बिलियन मांगे, $10 बिलियन के चेक काट कर दे दो, यही आपकी कूटनीति रहे, और इनको अपने कर्ज के जाल में फंसा लो, और जब ये हमारे निर्भर हो जाएंगे हमारे ऊपर, तो इनके जो रणनीतिक महत्व के जो प्लेसेस हैं उनको हम लोग एक्वायर कर लेंगे। और कभी अगर हमको इंडियन ओशन में, इंडो पैसिफिक रीजन में, साउथ चाइना सी में, या इंडिया के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, या ऑस्ट्रेलिया या जापान के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो इन कंट्रीज़ के जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं वहाँ पे अपने वारशिप और सेना को तैनात किया जा सकता है और युद्ध में बढ़त हासिल की जा सकती है। तो ये इसके विदेश नीति का हिस्सा है। तो हमें ये, अब इसका काउंटर क्या है, काउंटर ये है कि अगर ये छोटे छोटे देश ये भी चीन के चरित्र को समझते हैं, लेकिन इनके साथ में दिक्कत ये है, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, उसको तो समझना मुश्किल है। अदर जो छोटे छोटे देश हैं, चूँकि भाई ये कोई देश नहीं है, मतलब एक ही होता है ना, एक देश होता है, देश में सेना होती है, इनके यहाँ पे एक सेना है जिसके पास देश है, तो उसका आप मूल्यांकन कभी कर ही नहीं सकते उसके चरित्र का। श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, वगैरह वगैरह जो अन्य देश हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि इनके कोई डिप्लोमेट्स नहीं है, इनके यहाँ पे थिंक टैंक नहीं है, ये समझते हैं चीन के चरित्र को, लेकिन ये इनकी मजबूरी है कि उनकी वो डेट ट्रैप में फंस जा रहे हैं। भारत सरकार को यहाँ पे क्या करना चाहिए, वो भारत सरकार को करना ये है कि इनके साथ एक बड़े भाई जैसा बर्ताव करना है, कि जैसे बड़ा भाई छोटे भाई को उसकी गलतियों की तरफ उसका ध्यान दिलाता है, और जहाँ कहीं उसे प्रशंसा प्रतिष्ठा की ज़रूरत होती है, सम्मान की ज़रूरत होती है, वो उसे देता है। तो जब कभी इनको कोई दिक्कत हो तो आप इंडिया का काउंटर क्या होना चाहिए, इंडिया का काउंटर समझे। फ्रेंडली रिलेशन, with neighbor countries. और ये कैसे, दोस्ती केवल बातों से नहीं होगी,
आपको इनको टेक्निकल असेसमेंट, फाइनेंशियल असेसमेंट, कल्चरल इंगेजमेंट, पीपल टू पीपल रिलेशन, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमारा जो ऐड होगा वो केवल फाइनेंशियल नहीं होगा चाइना की तरह, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक आत्मीयता का संबंध नहीं विकसित हो पाता, तो तकनीकी रूप से भी आपको करना पड़ेगा, जैसे सागर मिशन। फाइनेंशियल असिस्टेंस जब कभी उन्हें ज़रूरत हो, इस कोरोना महामारी के दौरान हमने पड़ोसी देशों की हेल्प की, हमने मालदीव में बहुत सहायता भेजी, नेपाल में जब भूकंप आया सबसे पहले मदद पहुंचाने वाली भारत थी। कल्चरल इंगेजमेंट से ये होता है कि रिलेशन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पे निर्भर नहीं होता है, चूँकि लोगों का लोगों से जुड़ाव हो जाता है, तो ये हमें मेंटेन करना पड़ेगा। और दूसरा कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो एक आपको एग्रेसिव जो स्टैंड लेना है, ये तो आपको पॉजिटिव स्टैंड हो गया, और दूसरा आपको जो स्टैंड है इनसर्कल चाइना, इनसर्कल चाइना। वो कैसे? चाइना को घिराओ किन लोगों के साथ में? उन लोगों के साथ में मिलके जिनके साथ में चाइना के इश्यूज पहले से हैं, और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए आप क्या देख रहे हैं, क्वाड। क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं? यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ये चारों ही देश प्रशांत महासागर के से अपनी सीमा शेयर करते हैं। चारों ही देशों के साथ में, चाइना के साथ में हॉस्टाइल रिलेशन है, तो चूंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि उन लोगों के साथ में अपने रिलेशन को और हेल्दी करेंगे, साउंड करेंगे, जो चाइना से जिनकी नहीं बनती है। राइट? अच्छा, तीसरा फ्रंट, इन सर्कल चाइना विद दोज कंट्रीज हु हैव वेरी हॉस्टाइल रिलेशन विद चाइना। लेकिन कूटनीति का एक और अच्छा ये है कि अपने दुश्मन के दोस्तों को तोड़ दो। जब उसके पास दोस्तों की संख्या कम हो जाएगी तो वो खुद को अकेला महसूस करेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वर्तमान संदर्भ में अगर आप देखेंगे, ये 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है इंडिया चाइना फेस ऑफ को। अगर आप रसिया के स्टेटमेंट को देखेंगे, पिछले 1-1.5 महीने में जो रसिया के स्टेटमेंट थे वो बड़े बैलेंस और न्यूट्रल थे। वो ये नहीं शो कर रहा कि हम चीन के ज़्यादा करीब हैं कि हम भारत के ज़्यादा करीब हैं। ऐसे क्रूशियल समय में जब हमारा बहुत ट्रस्टी जो हमारा एक जिसके साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन हैं, एक विश्वसनीय हमारा दोस्त रशिया जो हमें हमेशा रहा है, उसने उसके इस न्यूट्रल स्टैंड को तोड़ने के लिए भारत सरकार ने क्या किया? उनसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट। तो अभी आप देख रहे होंगे कि आजकल न्यूज़ में आ रहा है कि राजनाथ सिंह रशिया गए हुए हैं और वो वहां से जल्दी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई हो जाए। तो रशिया विजिट ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये क्या शो कराती है? हमने रसिया के उस न्यूट्रल स्टैंड को तोड़ दिया। और रसिया ने, आप देखा होगा कि ये स्टेटमेंट दिया है कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं, जिसका घोर विरोधी है चाइना। और इस चाइना से इस फेस ऑफ के दौरान रूस का ये कहना कि हम जल्दी से जल्दी आपको डिफेंस इक्विपमेंट्स की सप्लाई कर रहे हैं, इससे हमने जो एक उसका न्यूट्रल स्टैंड था वो तोड़ दिया। और कहीं ना कहीं ये मैसेज गया रूस की तरफ से चाइना को कि अगर ये फेस ऑफ में कोई प्रॉब्लम्स आगे एस्केलेट होती हैं, चीज़ें बढ़ती हैं, तो
अप्रत्यक्ष रूप से उसने जाहिर कर दिया कि वो किसके साथ है। तो अगर वर्तमान संदर्भ में हम बड़े देशों में देखें तो एक रसिया ही ऐसा था जो चाइना को लगता था कि अगर हमारे फेवर में खुल के नहीं खड़ा होगा तो कम से कम न्यूट्रल रहेगा, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति का बेहतरीन प्रयोग करते हुए अपनी सुरक्षा का ना बंदोबस्त किया बल्कि चीन और रूस के बीच में दरार डालने का भी काम कर दिया। तो अभी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ये डिप्लोमेटिक है, लेकिन हमें क्या देखना पड़ेगा, देखना फिर से ये पड़ेगा कि अभी इसमें कमियां क्या हैं। तो ये मेरे समझ से ये आप समझ गए होंगे कि अभी कौन कौन से इश्यूज़ हैं, कैसे मैनेज करना है, राइट। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि कमियां क्या हैं, कमियां क्या हैं ये समझिए। तो इसमें हम लोग फॉरेन पॉलिसी का एंगल भी इन्वॉल्व करते जाएंगे। कोई भी स्टेप उठाने से पहले आपको एक चीज़ समझ लेनी होगी, विदेश नीति में कोई स्थायी मित्र नहीं होता और कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है। ये बात आपको सुनने में भले अजीब लगे कि आप चाइना के बारे में ये कैसे सोच सकते हैं कि वो हमारा कभी मित्र होगा, कभी हमें बुरे वक्त आएगा तो हमारे साथ खड़ा होगा। तो शायद आप विदेश नीति का जो फंडामेंटल है, बेसिक्स है, वो यही कहता है कि विदेश नीति का निर्धारण करते समय आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्या है बेसिक, क्या है फॉरेन पॉलिसी का, हमारी जो विदेश नीति है उसका जो ध्येय वाक्य है, कहते हैं नहीं ध्येय वाक्य, वो क्या है, कोई स्थायी दोस्त नहीं, स्थायी मित्र नहीं, ना ही कोई स्थायी शत्रु, ना ही कोई स्थायी शत्रु। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए 1962 का जब वार हुआ तो चूंकि चाइना एक कम्युनिज्म विचारधारा में यकीन करता है, यही हाल रसिया का है, वो भी कम्युनिस्ट विचारधारा में यकीन करता है, सेंट्रलाइज टेंडेंसी में दोनों कंट्रीज बिलीव करते हैं। तो कम्युनिस्ट भाई भाई, तो 1962 में जब भारत के साथ में मुठभेड़ हुई चाइना की, रसिया ने भारत का साथ देने से इनकार कर दिया। तो अभी तक तो हम यही जानते और समझते आए हैं कि रसिया हमारा एवरग्रीन फ्रेंड रहा है, लेकिन 1962 का वाकया क्या बताता है कि कोई भी आपका स्थायी दोस्त नहीं होता है। तो आप ये देखें कि 1962 का जो फेस ऑफ था उसमें रसिया ने सपोर्ट करने से मना कर दिया, और 1971 का जो था फेस ऑफ, इसमें रसिया ने अमेरिका से बगावत लेने को भी कह दिया। अब यहाँ देखिए 1962 में रसिया ने मना किया और इंडिया को सपोर्ट किसने किया था, यूएस ने किया था। 1971 सपोर्ट किसने किया, रसिया ने किया, और थ्रेट किसने पहुंचाई, यूएस ने पहुंचाई। तो इस उदाहरण से हमें एक ही चीज़ समझने को मिलती है कि विदेश नीति का निर्धारण करते समय आपको एक बैलेंसिंग एक्ट लेके चलना है। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए जो जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्सेप्ट सुझाया था, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, ना हम रसिया के साथ हैं ना हम यूएस के साथ हैं, हम दोनों के साथ हैं। क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हमें मदद की ज़रूरत यूएस से भी है और हमें मदद की ज़रूरत रसिया से भी है, यूएस और रसिया दोनों से है। तो कुल मिला के हमको ये समझना पड़ेगा कि पिछले जब से ये NDA 2 की गवर्नमेंट है तो इसमें ये समझा जा रहा है, या NDA 1 की भी जब थी तो ये समझा जा रहा था कि भारत की विदेश नीति में जो झुकाव है वो अमेरिका की तरफ ज़्यादा हो गया है। तो एक वाक्य कहा जाने लगा कि भारत अमेरिका के उतने करीब नहीं गया जितना रसिया से दूर हो गया। क्या कहा जाने लगा कि भारत, इंडिया रूस से दूर ज़्यादा हो गया
और अमेरिका के उतने करीब नहीं हो पाया। तो ना तो आप इसके साथ में अपने वो रिलेशन बना पाए जो रूस के साथ में थे, और आपने जो रिलेशन रूस के साथ थे उनको कमज़ोर कर लिया। तो इस एक्ट को भी बैलेंस करने के लिए कि जहां हम चिनूक है, अपाचे हेलीकॉप्टर है, हवित्जर तोप है, ये अगर हम यूएस से खरीद रहे हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम हम किससे खरीद रहे हैं? S-400 रूस से। उसके दो फायदे हैं। कल को अगर हमारा इनसे कोई अनबन हो जाती है और अगर हमारी पूरी निर्भरता इनके ऊपर होगी तो हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हमारा पूरा डिफेंस प्रोक्योरमेंट, पूरी डिफेंस की खरीदारी अमेरिका से होगी, अमेरिका से भगवान न करे कल को हमारे संबंध खराब हो जाएं तो हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो भारत ने क्या किया? केवल विदेश नीति के स्तर पर ही नहीं बल्कि हर स्तर पर यह सुनिश्चित किया कि भारत एक बैलेंसिंग एक्ट लेके चलेगा। तो कंक्लूजन हम यही कह सकते हैं कि भारत की वर्तमान विदेश नीति बहुत गत्यात्मक है। जब मैं कहता हूं गत्यात्मक, तो गत्यात्मक कहने का अर्थ क्या है ये आप समझें। गत्यात्मक क्या है? कि भारत की विदेश नीति में सऊदी अरब के साथ भी उतने अच्छे रिलेशन हैं जितने ईरान के साथ अच्छे रिलेशन हैं। तो अभी जो भारत की विदेश नीति है इसमें डायनामिक है। डायनामिक फॉरेन पॉलिसी। तो डायनामिक फॉरेन पॉलिसी हम क्यों कहते हैं? कि भिन्न घोर विरोधी देशों के साथ में अपने हित को साधते हुए और उनसे मधुर संबंध बना लेना, ये आपकी विदेश नीति की बहुत बड़ी कला है। तो हमारे ईरान के साथ में भी अच्छे संबंध हैं जो कि शिया बाहुल्य देश है। हमारे सऊदी अरब के साथ में बड़े अच्छे संबंध हैं जो कि सुन्नी बाहुल्य और सुन्नियों के प्रभुत्व वाला देश है। हमारे इजराइल के साथ में अच्छे संबंध हैं जो कि ईरान और सऊदी अरब दोनों का विरोधी है। हमारे रूस के साथ में बड़े अच्छे संबंध हैं और हमारे यूएस के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। यूएस और रसिया में हमेशा तनातनी रहती है। ईरान सऊदी अरब में हमेशा तनातनी रहती है। सऊदी अरब इजराइल में हमेशा तनातनी रहती है और इजराइल और ईरान में हमेशा तनातनी रहती है। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में संबंध बहुत ख़राब चल रहे हैं और भारत के फ़लस्तीन से भी संबंध बड़े अच्छे हैं। तो इनसे अगर हम एग्रीकल्चर में पैक्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कर रहे हैं, डिप्लोमेसी के क्षेत्र पे कर रहे हैं, तो इसमें जो मानवीय क्षेत्र है उनको ध्यान रखा जा रहा है। मानवीय क्षेत्र। और जब कभी आप ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो किसी घोर विरोधी देश द्वारा भी उसका विरोध नहीं हो सकता है। अगर आप फ़लस्तीन में अस्पताल बना रहे हैं, फ़लस्तीन में आप क्या बना रहे हैं? अस्पताल बना रहे हैं। वहाँ पे आप सड़क बना रहे हैं, वहाँ पे आप स्कूल बना रहे हैं, इससे इजराइल को क्या दिक्कत होगी? तो हमने हमारा जो गुडविल है फ़लस्तीन के प्रति ये भी हमने जाहिर कर दिया और हमने उसका जो घोर विरोधी देश है वो इजराइल को भी हमने नाराज़ नहीं किया। तो फॉरेन पॉलिसी में एक दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ध्यान रखना है कि फॉरेन पॉलिसी में एक आपको एक मोटो हमेशा क्लियर होना चाहिए कि कोई आपका परमानेंट फ्रेंड नहीं है और कोई आपका परमानेंट इनेमी नहीं है। दूसरा, फॉरेन पॉलिसी डायनामिक होनी चाहिए, यानी आपको अपने आप को किसी गुट में शामिल नहीं करना चाहिए, राइट। आपको क्या रखना है? आपको मल्टीपोलर वर्ल्ड पे यकीन करना है। तीसरा, आपकी फॉरेन पॉलिसी बहुत डायनामिक होनी चाहिए। तो जब आपकी फॉरेन पॉलिसी डायनामिक होगी तो कभी आपके ऊपर संकट आएगा तो आपके पास हेल्प के कई रास्ते होते हैं। कि जैसे अगर हमें कुछ इमरजेंसी खरीदारी करने पड़े और किसी कारण से यूएस देने से मना कर दे, रसिया देने से मना कर दे, हमने एक फ्रंट खोल के रखा है इजराइल, और ये हमारा ऐसा मित्र है कि जब हमारे ऊपर संकट आया है इसने तब हमारी मदद की है। तो इंडो चाइना फेस ऑफ को समझने के लिए मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं इन सब का मिला जुला परिणाम है। तो मेरी समझ से इन इश्यूज़ को
आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और इसको जानने और समझने के बाद आप में एक जो विचारधारा पनपेगी, उससे आपकी एक मानसिक क्रांति का जन्म होगा। और जब आप आंसर राइटिंग करेंगे पेपर 2 में, पॉलिटी में, या जहाँ भी आपका पॉलिटी पूछा जाएगा, गवर्नेंस पूछा जाएगा, आईआर पूछा जाएगा, फॉरेन पॉलिसी पूछा जाएगा, अगर आपका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो वहाँ पर आपको तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है कि आप जहाँ भी फॉरेन पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन का इश्यूज़ आएगा वहाँ के आपको ये एग्जाम्पल्स इनकॉर्पोरेट करने हैं, जिससे आप अपने तथ्यों को वैलिडेशन दे सकें कि जो मैं बता रहा हूँ वो वैलिड है, वो आज भी उसका रेलिवेंस है। सो थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में जब मिलेंगे तो हम लोग एक एक वीडियो में एक सप्ताह की न्यूज़ को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।